23 साल किसी भी घर को समझने के लिए काफ़ी होते हैं। इतना काफ़ी कि कौन-सा ताला किस तरफ हल्का अटकता है, कौन-सी खिड़की बंद करते वक़्त एक सूखी-सी आवाज़ करती है और कौन-सी अलमारी का पल्ला बिना दबाए सीधा नहीं बैठता, सब याद हो जाता है। मेरे लिए घर सिर्फ़ दीवारें नहीं था, वह मेरी आदत था, मेरी दिनचर्या था, मेरी इज़्ज़त था। दिल्ली एनसीआर के इस 2 कमरे के फ्लैट में मैंने अपनी जवानी रख दी थी। बच्चों की पढ़ाई, पति की नौकरी, राशन, बिल, दवाइयाँ, त्योहार, रिश्तेदार, सब कुछ इसी घर की रसोई और इसी ड्राइंग रूम से होकर गुज़रा था। मैं हमेशा यही मानती रही कि इस घर की चाबी 2 ही थीं, एक मेरे पास, एक मेरे पति रमेश के पास। फिर कुछ साल पहले उन्होंने खुद कहा था कि पुरानी डुप्लिकेट कहीं खो गई। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ऐसा घरों में होता रहता है। आदमी एक चाबी खो देता है, औरत 100 चीज़ें सँभाल लेती है। बात वहीं ख़त्म हो गई थी, कम से कम मुझे यही लगा था। उस शाम भी कुछ अलग नहीं था, कम से कम शुरुआत में। दिसंबर की हल्की ठंड थी। बाहर गलियारे में पीली रोशनी जल रही थी और अंदर कमरे में हीटर चलाने का मन होते हुए भी मैंने नहीं चलाया। बिजली का बिल पहले ही बढ़ा हुआ था। रमेश देर से आने वाले थे। उन्होंने फ़ोन पर सिर्फ़ इतना कहा था कि सोसाइटी के किसी पुराने दोस्त से मिलना है। उनकी आवाज़ में थकान थी या शायद मैं अब हर आवाज़ में कुछ ढूँढने लगी थी, पता नहीं। मैं बेडरूम की अलमारी के ऊपर वाले खाने से प्रॉपर्टी के कागज़ ढूँढ रही थी। अगले हफ्ते बिजली के मीटर और नाम बदलने से जुड़ा कोई फॉर्म भरना था, उसी के लिए फ़ाइल चाहिए थी। रमेश उस हिस्से को कभी छूते भी नहीं थे। हमेशा कहते थे, तुमने जो ऊपर ठूँस रखा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। सच भी था। पुराने लिफाफे, बच्चों की मार्कशीट, शादी के कार्ड, बीमा की रसीदें, मेरी साड़ियाँ, कुछ टूटे हैंगर, सब कुछ वहीं था। मैंने एक पुराना सूती दुपट्टा हटाया, फिर नीचे से एक छोटा-सा कपड़े का पोटला हाथ लगा। पहले मुझे लगा कोई पुरानी अंगूठी होगी या माँ का दिया हुआ सिक्का। पोटला खोलते ही मेरी उंगलियां वहीं रुक गईं। अंदर एक चाबी थी, साधारण सी स्टील की चाबी, ऊपर नीले रंग की पुरानी प्लास्टिक की टोपी लगी हुई। वही टोपी जो मैंने खुद सालों पहले अलग-अलग चाबियों में पहचान के लिए लगाई थी। गैस वाली पर लाल, स्टोर वाली पर हरी, घर की दूसरी चाबी पर नीली। मेरे हाथ अचानक ठंडे पड़ गए। मैंने चाबी को हथेली पर सीधा रखा और देर तक देखती रही। वह हमारे घर की ही चाबी थी, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं उस कट को पहचानती थी, उस छोटे से दांतेदार पैटर्न को मैं बंद आंखों से भी पहचान सकती थी। पहला ख्याल यही आया कि शायद यह वही खोई हुई चाबी होगी जो मिल गई। लेकिन फिर दूसरी ही सांस में मन ने पूछा, अगर मिल गई थी तो मुझे बताया क्यों नहीं गया? और अगर नहीं बताना था तो इसे यहाँ छिपाकर क्यों रखा गया, उस जगह जहाँ रमेश खुद कहते थे कि कभी हाथ नहीं लगाते। मैं बिस्तर पर बैठ गई। कमरे में टेबल लैंप की हल्की पीली रोशनी थी। सामने दीवार पर हमारी पुरानी फैमिली फोटो टंगी थी, जिसमें हम चारों किसी शादी में मुस्कुरा रहे थे। मुझे अचानक उस फोटो से चिढ़ सी हुई। कुछ तस्वीरें सच नहीं बताती, सिर्फ समय रोक कर रख देती हैं। मैंने चाबी फिर कपड़े में लपेटी नहीं, उसे अपने पास ही रख लिया। दिल कर रहा था अभी रमेश आई और मैं सीधा पूछ लूं, पर इतने साल साथ रहने के बाद आदमी की एक बात और सीख जाती है औरत, सच सवाल से कम चेहरे से ज्यादा निकलता है। इसलिए मैंने तय किया, अभी नहीं, पहले देखूंगी, समझूंगी, फिर पूछूंगी। रमेश रात करीब 10:30 बजे आए। आते ही बोले, खाना लगा दो, बहुत थक गया हूँ। मैंने दरवाजा खोला तो उनके स्वेटर से बाहर की ठंडी हवा के साथ एक हल्की सी खुशबू भी अंदर आई। वह मेरी नहीं थी, बहुत तेज भी नहीं, बस इतनी कि ध्यान चला जाए। मैंने कुछ नहीं कहा, खाना परोसा। उन्होंने टीवी चला लिया। न्यूज़ की आवाज़ पूरे कमरे में भर गई। मैं रोटी सेंकते हुए उन्हें देखती रही। आदमी जब झूठ अपने भीतर लेकर बैठा हो तो वह सामान्य दिखने की बहुत कोशिश करता है। वही कोशिश सबसे पहले दिखाई देती है। खाने के बाद उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं चुप क्यों हूँ। यह भी अजीब था। इतने सालों में वह मेरी चुप्पी पहचानते थे।
उस रात उन्होंने जैसे पहचानना ही नहीं चाहा। रात को बत्ती बंद होने के बाद भी मुझे नींद नहीं आई। बगल में रमेश की सांसें बराबर चल रही थीं। मैं छत देखती रही। मन बार-बार उसी चाबी पर अटक रहा था। एक चाबी अपने आप में बस धातु का टुकड़ा होती है, पर सही ताले में लग जाए तो कई साल की नींद उड़ा देती है। कभी-कभी घर की सबसे खामोश चीज ही सबसे बड़ा सच होती है। और सच बताऊं, यहीं से कहानी उलझने लगी थी। आप भी सोचिए, अगर आपके ही घर की एक ऐसी चाबी निकल आए जिसके बारे में आपको कुछ पता न हो, तो क्या आप उसी रात चैन से सो पाएंगे? सुबह अभी ठीक से हुई भी नहीं थी। बाहर अंधेरा नीला सा था। मेरी आदत है, मैं सबसे पहले रसोई में जाती हूँ। गैस के पास हाथ रखा, केतली उठाई, तभी नजर सिंक के बगल में रखे 2 कपों पर गई। 2 कप। एक सादा सफेद कप जिसमें रमेश चाय पीते हैं, दूसरा मेरा नहीं था। हल्का क्रीम रंग का कप, किनारे पर फीकी लिपस्टिक का धब्बा, बहुत हल्का लेकिन साफ, जैसे किसी ने जल्दी में धोया भी नहीं, बस छोड़ दिया हो। मैं कुछ पल वहीं खड़ी रही। रसोई की खिड़की से आती नीली रोशनी उन कपों पर पड़ रही थी। गैस बंद थी, चाय पत्ती का डिब्बा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने पिछली रात रसोई बिल्कुल समेट कर छोड़ी थी। यह मैं भूल ही नहीं सकती। मेरी आदत नहीं है गंदे कप छोड़ देने की। फिर ये कप रात में कब आए और किसने इस्तेमाल किए? मेरी रीढ़ में जैसे बर्फ उतर गई। पीछे से रमेश की आवाज आई, इतनी सुबह क्या देख रही हो? मैंने पलट कर उनकी तरफ देखा। पहली बार लगा मैं इस आदमी को पहचानती तो हूँ पर जानती नहीं। मैंने कुछ सेकंड कपों से नजर नहीं हटाई। फिर बहुत धीमे से पूछा, रात में चाय किसने पी थी? रमेश दरवाजे पर ही रुक गए। बस एक पल, सिर्फ एक पल। लेकिन कभी कभी एक पल ही पूरी शादी से भारी पड़ जाता है। यही वह पल था जब मुझे पहली बार साफ समझ आया कि जो कुछ भी इस घर में आया था वह दरवाजा तोड़कर नहीं आया था, उसे अंदर आने दिया गया था। रमेश ने मेरे सवाल का जवाब तुरंत नहीं दिया। बस दरवाजे की चौखट पर हाथ टिकाकर खड़े रहे, जैसे अचानक उन्हें याद ही ना आ रहा हो कि इस घर की रसोई में कौन कौन सी चीज कहाँ रखी होती है। फिर बहुत सपाट आवाज में बोले, मैंने ही बनाई थी चाय, नींद नहीं आ रही थी, एक कप पुराना पड़ा होगा। मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं, मैं कपों को देखती रही। आदमी झूठ बोलते वक्त अक्सर यही भूल जाता है कि औरतें शब्द नहीं आदतें पकड़ती हैं। रमेश अगर रात में चाय बनाते तो चाय पत्ती का डिब्बा खुला छोड़कर नहीं जाते। गैस के पास चीनी के दाने ऐसे नहीं बिखेरते। और सबसे बड़ी बात, वह कभी दूसरा कप निकालते ही नहीं, कभी नहीं। उस दिन मैंने बात बढ़ाई नहीं। कुछ सच्चाइयां सामने आने से पहले थोड़ा और पकती है। मैं चाहती थी कि यह भी पूरी तरह पक जाए। उस सुबह मैंने चुपचाप 2 कप धोए नहीं, उन्हें वैसे ही सिंक के कोने में रहने दिया। रमेश ने एक बार उनकी तरफ देखा, फिर नजर फेर ली। उनकी यह नजर चुराना ही मेरे लिए पहला जवाब था। उसके बाद घर की हर चीज मुझे अलग लगने लगी। बेडरूम का पर्दा थोड़ा तिरछा हो तो मैं सीधा करती थी, पर अब सोचती ये मैंने छोड़ा था या किसी और ने छुआ था। ड्राइंग रूम के सेंटर टेबल पर रखा कोस्टर आधा इंच भी खिसका हो तो मन अटक जाता। पहले घर मेरा था, अब घर जैसे मेरे सामने गवाही दे रहा था, बस बोल नहीं पा रहा था। दोपहर तक रमेश सामान्य बने रहे। अखबार पढ़ा, फोन देखा, नीचे दूध लेने गए, लौटकर बोले कि बिजली का बिल फिर बढ़ गया है। मैं उन्हें सुन रही थी, पर अब पहली बार समझ रही थी कि साधारण बातें भी कितनी अच्छी ओट बन जाती हैं। आदमी घर में चोरी से दूसरा जीवन भी जी ले और ऊपर से पूछे, आलू कितने बचे हैं। शाम को जब वह नहाने गए, मैंने उनकी पैंट की जेबें टटोली। मुझे खुद पर शर्म नहीं आई। शादी में जहां भरोसा टूटने लगे वहां तलाशी लेना भी इज्जत बचाने जैसा लगता है। जेब में कुछ खास नहीं था, एक दवा की पर्ची, 200 के नोट और एक मुड़ा हुआ किराने का बिल। लेकिन उनके फोन पर नया पासकोड था। ये बदलाव मैंने पहले नोटिस तो किया था, पर ध्यान नहीं दिया। अब हर छोटा बदलाव बड़ा लगने लगा था। अगले 2 दिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस देखती रही। कब फोन लेकर बालकनी में जाते हैं, किस कॉल पर धीमे बोलते हैं, किस समय नीचे टहलने निकलते हैं, कब लौटते हैं। तीसरे दिन एक और बात मेरी नजर में अटक गई।
मेरी अलमारी में रखी 2 साड़ियाँ उल्टे क्रम में थीं। यह बहुत छोटी बात लग सकती है, पर मेरे लिए नहीं। मेरी अलमारी कोई और छुए, यह मुझे मिनट भर में पता चल जाता है। मैं सालों से साड़ियाँ रंग और मौके के हिसाब से रखती आई हूँ। हरी सिल्क के पीछे मरून बनारसी कभी नहीं जाती, लेकिन अब वही हुआ था। मैंने उसी वक़्त अलमारी बंद नहीं की। धीरे-धीरे एक-एक हैंगर हटाया, कपड़ों के पीछे हाथ डाला तो उंगलियों से मखमल जैसा कुछ छुआ। वही छोटा-सा पाउच था, जो मेरा नहीं था, गहरा मरून रंग, धूल भी नहीं जमी थी, मतलब नया रखा गया था या बार-बार निकाला गया था। मैंने उसे बाहर निकाला, हाथ काँप नहीं रहे थे अब, डर की जगह एक अजीब-सी ठंड आ गई थी। पाउच खोला तो अंदर एक पतली-सी सोने की चैन थी, बहुत भारी नहीं पर सस्ती भी नहीं। साथ में एक छोटी बिंदी की पत्तियां और एक मुड़ी हुई पर्ची। पर्ची पर सिर्फ एक दवाई का नाम लिखा था और नीचे किसी क्लिनिक का नंबर। लिखावट रमेश की नहीं थी। वह कागज मेरे हाथ में बहुत हल्का था, पर असर ऐसा जैसे किसी ने सीने पर ईंट रख दी हो। किसी दूसरी औरत की चीजें मेरी अलमारी में, मेरी साड़ियों के पीछे, मेरे घर के अंदर। उस पल मुझे गुस्सा कम, बेइज्जती ज्यादा महसूस हुई, जैसे मुझे हटाकर मेरी ही जगह किसी और की छाया रख दी गई हो। मैंने पाउच फिर वहीं नहीं रखा, उसे अपने पुराने सिलाई बॉक्स में छुपा दिया। अब मेरे पास दूसरी चाबी थी, 2 चाय के कपों की याद थी और यह पाउच भी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात खाने के बाद रमेश सो गए और मैं ड्राइंग रूम की दराज में कागज देखने लगी। बहाने असली था, बिजली का बिल सच में ढूंढना था। लेकिन अब मैं सिर्फ बिल नहीं ढूंढ रही थी, मैं जोड़ रही थी कि पिछले कुछ महीनों में क्या क्या बदल गया है। पासबुक हाथ में आई तो पहले मुझे बस इतना लगा कि इसमें एंट्री अपडेट नहीं है। फिर मैंने पन्ने पलटे, 2 छोटे छोटे कैश निकाले गए थे, फिर एक बड़ा ट्रांसफर। तारीखें वही थीं जिन दिनों रमेश घर आकर बहुत चुप रहते थे और कहते थे बैंक में लाइन बहुत थी। उस खाते में हम दोनों ने सालों से धीरे धीरे पैसा रखा था। बच्चों के लिए नहीं, क्योंकि वे अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। वह पैसा बुढ़ापे की इमरजेंसी के लिए था, दवा, अस्पताल, किसी अनहोनी के लिए। मैंने दोबारा रकम देखी, फिर तीसरी बार। कोई गलती नहीं थी, रकम निकली थी बिना मुझे बताए। मेरी उंगलियां पासबुक पर जमी रहीं। उस रात मुझे पहली बार समझ आया कि धोखा सिर्फ शरीर या रिश्ते में नहीं होता, धोखा रसोई में भी होता है, ताले में भी, बैंक में भी। आदमी पहले आपका यकीन लेता है, फिर उसी से आपके नीचे की जमीन निकाल देता है। मैंने अगले दिन बैंक जाने का निश्चय किया, रमेश से बोले बिना। बैंक में भीड़ थी, टोकन लेकर बैठी रही। मेरी उम्र की औरतें वहां अक्सर पेंशन, एफडी या नाम अपडेट कराने आती हैं। कोई भी चेहरा देखकर नहीं बता सकता कि कौन किस दुख से बैठा है। जब मेरी बारी आई तो मैंने बहुत सामान्य बनकर पूछा, इस खाते से हाल की निकासी किस मोड से हुई थी? कर्मचारी ने स्क्रीन देखी, फिर बोला, कुछ कैश विदड्रॉल हैं और एक ट्रांसफर है जो नियमित नहीं लगता। मैंने नाम पूछा, उसने पूरा नाम नहीं बताया, नियम होंगे, पर इतना समझ आ गया कि रकम किसी व्यक्तिगत खाते में गई थी, किसी बिल पेमेंट में नहीं। बैंक से निकलते वक्त धूप तेज थी, फिर भी मुझे ठंड लग रही थी। मैंने वहीं बाहर खड़े होकर पानी पिया और अचानक एक बात बिल्कुल साफ हो गई। यह कोई एक बार की गलती नहीं थी, यह इंतजाम था, यह आदत थी। और दूसरी चाबी शायद सिर्फ दरवाजा खोलने के लिए नहीं थी, बल्कि एक झूठ को रोजमर्रा की तरह अंदर लाने के लिए थी। घर लौटकर मैंने कुछ नहीं कहा, बल्कि उस दिन मैंने रमेश के लिए उनकी पसंद की लौकी की सब्जी बनाई। वह खाते रहे, मैं देखती रही। अब मेरे भीतर का डर धीरे धीरे हट रहा था। उसकी जगह हिसाब बैठ रहा था, कौन सी तारीख, कौन सा सबूत, कौन सी बात कब मिली। कभी कभी औरत रोना बंद कर दे तो समझ लेना चाहिए कि मामला अब दिल से निकलकर दिमाग में पहुंच चुका है। बीच में एक बात कहूं, अगर इस कहानी में आपको अपने आसपास की कोई चुप्पी पहचान में आ रही है तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखना, घर की चीजें झूठ नहीं बोलती। कुछ कहानियां इसलिए सुनानी पड़ती हैं ताकि लोग छोटी बात समझकर बड़े संकेत न टालें। उस हफ्ते मैंने बालकनी के पास एक और चीज नोटिस की। रमेश की चप्पलें हमेशा दरवाजे के बाईं तरफ सीधी रखी होती थीं।
उस शाम वे उलटी दिशा में थीं, जैसे किसी ने जल्दी में उतारी हों या किसी दूसरे ने हटाई हों। यह बहुत छोटा सुराग था, पर अब मेरे लिए कुछ भी छोटा नहीं रह गया था। मैंने पर्दे के पीछे खड़े होकर नीचे पार्किंग तक देखा। रमेश फोन पर थे, उनकी पीठ मेरी तरफ थी। वह धीमे बोल रहे थे, लेकिन एक बार उनके होठों की हरकत मैं साफ पढ़ पाई। उन्होंने कहा, अभी मत आना। मैं पीछे हट गई। बस इतना ही। कोई नाम नहीं, कोई फिल्मी वाक्य नहीं, लेकिन कभी-कभी यही आधा वाक्य पूरी शादी का पोस्टमार्टम कर देता है। अब मुझे यकीन हो चुका था कि घर में किसी की मौजूदगी रही है और वह मौजूदगी नई भी नहीं है। सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का नहीं था कि कोई और थी। सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का था कि मेरे इतने साल, मेरी सफाई, मेरी बचत, मेरी चुप्पी, मेरी रसोई, सब कुछ किसी और की सहूलियत के लिए इस्तेमाल हुआ। मुझे बिना हटाए, मुझे किनारे कर दिया गया था। अध्याय यहीं मुड़ता है। अब मेरे पास शक नहीं, सिलसिले थे। दूसरी चाबी, दूसरा कप, छुपा पाउच, निकला हुआ पैसा और वह आधा वाक्य। अब सवाल यह नहीं था कि कुछ चल रहा है या नहीं, सवाल यह था कि कितने समय से चल रहा है और मेरे अपने घर में मेरी जगह आखिर बची कितनी है। उस रात मैंने पहली बार डर के साथ नहीं, तय करके सांस ली। अब मुझे सच चाहिए था, पूरा का पूरा, चाहे जितना गंदा निकले। मैंने सबूत इकट्ठा करके अलग रख दिए थे। दूसरी चाबी मेरे ब्लाउज के पुराने डिब्बे में थी। वह मखमली पाउच मैंने सिलाई वाले बक्से में दबा दिया था। पासबुक के पन्नों पर मैंने छोटी सी पेंसिल से निशान लगा दिए थे। और सबसे जरूरी, अब मैं अपने ही घर में किसी और की आहट पहचानने लगी थी। जब आदमी झूठ में आराम महसूस करने लगे, तब सच बोलवाने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ता। बस उसके सामने इतनी खामोशी रखनी पड़ती है कि वह खुद अपनी आवाज से घबरा जाए। मैंने दिन चुना शनिवार का। बच्चों का आना जाना नहीं था। पड़ोस में भी ज्यादा हलचल नहीं रहती थी। शाम को मैंने जानबूझकर सब कुछ बिल्कुल सामान्य रखा। चाय बनाई, बिस्कुट रखे, टीवी पर वही पुराना न्यूज़ चैनल चलने दिया। रमेश सोफे पर बैठे रहे, जैसे इस घर में अब भी वही पुराने नियम लागू हों। मैं उन्हें देख रही थी और सोच रही थी, आदमी कितनी आसानी से रोजमर्रा के भीतर पाप छुपा लेता है। वही चप्पल, वही अखबार, वही खांसी, वही चाय का कप। बस बीच में सच्चाई गायब होती रहती है। रात के खाने के बाद मैंने मेज साफ की, प्लेटें हटा दी, सिर्फ बीच में एक खाली जगह छोड़ी। रमेश ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, बैठो। मेरी आवाज बिल्कुल सीधी थी, न ऊंची न कांपती हुई। वह बैठ गए। शायद उन्हें लगा होगा कोई खर्चे की बात होगी या बच्चों से जुड़ी कोई बात। मैंने सबसे पहले दूसरी चाबी मेज पर रखी। वह चाबी टेबल पर हल्की सी खनक के साथ गिरी। रमेश ने उसे देखा, बस देखा, उठाया नहीं। मैंने कहा, यह कहाँ से आई? उन्होंने भौहें सिकोड़ी, जैसे पहचान ही न रहे हों। बोले, कौन सी चाबी है यह? मैंने पहली बार उनकी आंखों में सीधा देखा। कहा, वही जो सालों पहले खो गई थी, वही जो इस घर की दूसरी चाबी थी, वही जो मुझे उस जगह मिली जहां तुम कहते थे कि कभी हाथ नहीं लगाते। उनका गला एक बार सूखा। बोले, अरे, मिल गई होगी कहीं पुरानी चीजों में, इसमें इतना क्या है? मैंने सिर हिलाया। फिर उठकर रसोई से वह क्रीम रंग का कप ले आई, जिसे मैंने धोया नहीं था, सिर्फ अलग रख दिया था। उसके किनारे का फीका निशान अब और भी हल्का हो गया था, लेकिन दिख रहा था। मैंने कप उनके सामने रखा, फिर कहा, और यह, इसमें भी कुछ नहीं है? रमेश की उंगलियां मेज पर पड़ी रहीं। वह कप को देख रहे थे, पर जैसे देखना नहीं चाहते थे। मैंने तीसरी चीज निकाली, मखमली पाउच। उसे खोला नहीं, बस मेज पर रख दिया। कमरे में अचानक बहुत सन्नाटा हो गया। बाहर कहीं दूर किसी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया, फिर वह भी थम गया। मैंने धीरे से कहा, इसे मैंने अपनी साड़ियों के पीछे पाया, मेरी अलमारी में, मेरे घर में। अब बोलो भी। रमेश कुर्सी पर हल्का सा पीछे हुए, फिर बहुत धीरे बोले, तुम बेकार बात को बढ़ा रही हो। उस वक्त मुझे गुस्सा नहीं आया। सच कहूं, गुस्सा तो दूसरे अध्याय में कहीं उतर चुका था। अब बस एक ठंडी सांपी थी। मैंने दराज से पासबुक निकाली और उनके सामने खोल दी।
जिन तारीखों पर मैंने निशान लगाए थे उन पर उंगली रखी, कहा ये भी बेकार बात है। यह पैसा कहाँ गया, किसके पास गया और क्यों गया, एक एक करके बोलो। रमेश की आंखें पहली बार ऊपर उठीं। उन्होंने मुझे देखा, फिर चाबी को, फिर पासबुक को, और वही हुआ जिसका मुझे इंतजार था। आदमी जब बचने के सारे छोटे रास्ते बंद देख लेता है, तब उसके चेहरे पर सच्चाई आने से पहले थकान आती है। उनके चेहरे पर वही थकान उतर आई। उन्होंने दोनों हाथ मेज पर रख दिए, कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोले, फिर बहुत धीमे कहा, तुम समझ नहीं रही हो। मैंने कहा, नहीं, अब मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, बस तुम पहली बार साफ बोलो। उन्होंने होंठ भींचे, फिर कहा, वह अकेली थी, उसे मदद चाहिए थी। मैं हंसी नहीं, रोई भी नहीं, बस पूछा, मदद के लिए दूसरी चाबी दी जाती है? मदद के लिए मेरी रसोई में चाय पी जाती है? मदद के लिए मेरी अलमारी में चीजें छुपाई जाती हैं? मदद के लिए बुढ़ापे का पैसा निकाला जाता है? मेरी आवाज अब भी ऊंची नहीं थी। शायद यही बात उन्हें ज्यादा तोड़ रही थी। रमेश ने पहली बार सिर झुका लिया। बोले, बात उतनी नहीं थी जितना तुम सोच रही हो। मैंने तुरंत कहा, तो जितनी थी उतनी बोलो। कमरे में पंखे की हल्की आवाज थी। उनकी सांसें भारी हो रही थीं। फिर उन्होंने जो कहा उसमें कोई फिल्मीपन नहीं था, कोई बड़ा इजहार नहीं, कोई घुटनों पर गिरना नहीं, बस गंदा, थका हुआ, छोटा सच। उन्होंने बताया कि करीब 1.5 साल पहले किसी जान पहचान के जरिए एक औरत से संपर्क हुआ। पहले वह किसी कागजी मदद के लिए मिली, फिर फोन आने लगे, फिर मिलने का सिलसिला। वह कह रहे थे कि उसके हालात खराब थे, किराया देना होता था, इलाज भी चल रहा था। मैंने बीच में टोक कर पूछा, और तुम्हारा दिल भी बहुत बड़ा हो गया था? वह चुप हो गए। कुछ देर बाद बोले, मैं उसे कभी कभी घर ले आता था, जब तुम मंदिर या बाजार गई होती थी, कभी दोपहर में, कभी शाम से पहले। दूसरी चाबी इसलिए दी थी कि अगर मैं नीचे फंस जाऊं या देर हो जाए तो वह इंतजार न करे। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास बहुत धीरे से कुछ फाड़ा हो। आवाज छोटी थी, पर भीतर तक चली गई। इतने साल इस घर को संभाला, और उसी घर में मेरे टाइम टेबल के बीच जगह बनाकर किसी और को लाया गया। मैं कुछ सेकंड तक बोल ही नहीं पाई। फिर सिर्फ एक सवाल निकला, मेरे बिस्तर तक भी आई थी? रमेश ने तुरंत कहा, नहीं। मैंने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। कहा, अब इस जवाब का कोई मतलब नहीं है। झूठ तुम इतना बोल चुके हो कि सच भी अब गंदा ही लगता है। उन्होंने कहना शुरू किया कि गलती हो गई। बात बढ़ गई। वह खुद निकल नहीं पाए। पैसा वापस आ जाता, मुझे बताने वाले थे। मैं सुनती रही। हर सफाई पिछले झूठ से भी ज्यादा सस्ती लग रही थी। आदमी जब पकड़ा जाता है तो पश्चाताप से पहले नुकसान कम करने की कोशिश करता है। रमेश भी वही कर रहे थे। वह अपने के को छोटा साबित करना चाहते थे। मुझे उसी पल समझ आया कि मेरा दुख सिर्फ बेवफाई नहीं है। मेरा दुख यह है कि इनकी नज़र में मैं इतनी तयशुदा थी, इतनी स्थिर, इतनी चुप, कि मुझे गिनती में रखना ही बंद कर दिया गया था। मैंने उनसे पूछा, बच्चों को पता है? उन्होंने घबरा कर कहा, नहीं, और उन्हें मत बताना। यही पहली बार मैंने कुर्सी की पीठ सीधी छोड़ी और आगे झुककर कहा, इतने साल मैं तुम्हारी इज्जत बचाती रही, हर रिश्तेदार के सामने, हर मुश्किल में, हर कमी में। लेकिन अब जो बचेगा वह सच बचेगा, तुम्हारी इज्जत नहीं। उस रात मैंने कोई तमाशा नहीं किया, पड़ोस नहीं जुटाया, चिल्लाकर मोहल्ला नहीं बताया। मैं उठी, बेडरूम में गई, अपनी पुरानी फाइल निकाली, लॉकर की चाबी अलग रखी, कुछ जरूरी कागज एक बैग में डाले, और वापस आकर कहा, कल सुबह बैंक चलोगे और सोमवार को ताले बदलेंगे। रमेश ने मुझे ऐसे देखा जैसे उन्हें पहली बार समझ आ रहा हो कि मैं सच में ये सब कर दूंगी। बोले, इतना मत करो, लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा, लोग तब कहाँ थे जब तुमने दूसरी चाबी किसी और को दी थी। उसके बाद जो टूटा वह शादी का दिखावा था। शादी खुद शायद उससे पहले ही टूट चुकी थी। अगले दिन मैं बैंक गई, संयुक्त खाते पर निगरानी लगवाई, बची रकम दूसरी सुरक्षित व्यवस्था में डलवाई, दस्तावेजों की कॉपी निकाली। सोमवार को ताला बदलने वाला बुलाया। जब नया ताला दरवाजे में फिट हो रहा था, मैं दरवाजे के पास खड़ी थी।
एक अजीब सी बात है। कुछ आवाजें मरम्मत जैसी लगती हैं, पर असल में वे अंत की आवाज होती हैं। पुराने ताले का निकलना वैसा ही था। मैंने बच्चों को उसी दिन नहीं बताया। 2 दिन बाद बुलाया। दोनों सामने बैठे थे। मैंने बिना मसाला लगाए, बिना रोना फैलाए, सिर्फ सच रखा। चाबी, पैसा, घर, झूठ। उनके चेहरों पर जो टूटा वह अलग दुख था। बेटे ने तुरंत गुस्से में बाप की तरफ देखा। बेटी चुप हो गई। मैंने दोनों से बस एक बात कही, अपने पिता का फैसला तुम लोग खुद करना, लेकिन मेरी तरफ से अब यह बात छुपेगी नहीं। रमेश घर में थे, पर घर के मालिक की तरह नहीं। उनकी आवाज धीमी हो गई थी। उनका आना जाना दर्ज होने लगा था। वह औरत फिर कभी उस घर के पास नहीं आई। शायद रमेश ने खुद रोका होगा, शायद उसे समझ आ गया होगा कि अब रास्ता बंद है। मुझे अब उससे कोई मतलब नहीं था। असली सवाल उसका नहीं था। असली सवाल उस आदमी का था जिसके साथ मैंने 23 साल बिताए और जिसने सोचा कि मेरी चुप्पी उसकी सुविधा है। कुछ लोग पूछेंगे, क्या मैंने उन्हें छोड़ दिया? जवाब सीधा है, जिस शादी में भरोसा, सम्मान और सच तीनों एक साथ निकल जाए, वहां साथ रहना सिर्फ एक एड्रेस साझा करना रह जाता है। मैंने वही किया जो मेरे स्वभाव के हिसाब से सही था। बिना नाटक, बिना बदला लेने की सस्ती भूख, मैंने अपनी जिंदगी से उनका अधिकार हटा दिया। कानूनी, आर्थिक और भावनात्मक, तीनों जगह। वह घर जिसमें मैं कभी खुद को सुरक्षित समझती थी, मैंने उसे फिर से अपना बनाया, लेकिन इस बार भ्रम के बिना। आज भी कभी कभी सुबह रसोई में कप रखते हुए मेरी नजर दूसरी तरफ चली जाती है। आदतें जल्दी नहीं मरती, लेकिन अब मुझे एक बात हमेशा याद रहती है, धोखा हमेशा शोर में नहीं आता। कभी कभी वह आपके घर में चप्पल सीधी करके रख देता है, गैस बंद कर देता है और जाते जाते कप सिंक में छोड़ जाता है। और फिर एक दिन आपको समझ आता है कि दरवाजा बाहर वाले ने नहीं, अंदर वाले ने खोला था। तो दूसरी चाबी किसके पास थी? सच कहूं तो चाबी सिर्फ उस औरत के पास नहीं थी। चाबी रमेश के झूठ के पास थी, उनकी सुविधा के पास थी, मेरी चुप्पी के गलत इस्तेमाल के पास थी। लेकिन आखिर में ताला मैंने बदला। यही इस कहानी का अंत है। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, दूसरी चाबी हमेशा ताले से पहले भरोसा खोलती है। ऐसी ही कच्ची, सच्ची और दिल में उतर जाने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए।